हेलो एवरीवन, ये विजन आईएएस का टेस्ट पेपर 28 है और फुल लेंथ है 5। इसमें 50 क्वेश्चंस हो गए थे। नेक्स्ट नंबर 51 है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं और इसमें युग्म भी देखने हैं, कितने युग्म सही है। पहला है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएससी की अध्यक्षता में एक शीर्ष सलाहकारी निकाय है। ये एक सलाहकारी निकाय है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन तो इसमें गलत है। अब इसमें दूसरा ऑप्शन है, एनएससी के सचिव के रूप में कार्य करता है और कैबिनेट मंत्री के समकक्ष पद धारण करता है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन है, इसमें वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। तीसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। इसमें दो ऑप्शन करेक्ट है, 2 और 3, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, चिनार का वृक्ष जिसे प्लेटनस ओरिएंटलिस निम्नलिखित में से इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर पूछा जा सकता है, में से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का देशज वृक्ष है? ये है कश्मीर घाटी का। डी आंसर ये करेक्ट है। इसमें डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 53, फ्लू गैस डिसफ्लोराइजेशन FDG जिप्सम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कितने ऑप्शंस सही हैं। यह जीवाश्म ईंधन विद्युत संयंत्रों के निकास से सल्फर डाइऑक्साइड को हटाकर प्राप्त किया जाता है। ये ऑप्शन ठीक है, इसको SOK2 हटाकर ही प्राप्त किया जाता है। जो जिप्सम बोर्ड का उत्पादन होगा, सीमेंट निर्माण, कंपोजिट, बाइंडर, मृदा सुधार और खदान पुनर्भरण भी होगा। कुछ उद्योग प्लास्टर बोर्ड और सीमेंट बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसे खदानों के पुनर्भरण के लिए भराव माध्यम के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। इसमें तीनों ऑप्शन डी में आ रहा है। डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 54 है, बैंकिंग शब्दावली में स्प्रेड पद से आप क्या समझते हैं? जो स्प्रेड पद है किसमें? बैंकिंग शब्दावली में। इसमें पूछा भी जा सकता है, जो स्प्रेड पद है ये किससे संबंधित है? तो ये बैंकिंग शब्दावली है। ये है उधारकर्ताओं से ली जाने वाली ब्याज दर और जमाकर्ताओं को दी जाने वाली दर के बीच का जो अंतर होता है। जैसे कि उधारकर्ता है, उस पर ब्याज लगा, ब्याज जो भी था उसमें, और जमाकर्ता, जो जमाकर्ता उस जमाकर्ता पर जो पैसे था उस पर रेट के अनुसार उसको दिया जाता है, तो उसके बीच में जो भी अंतर आया वही होते हैं यहाँ पर स्प्रेड। तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 55, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन। राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन ये नेवा, इसको NEVA के नाम से भी बोला जाता है। यहाँ पर देखना है, ये पहला कथन है इसमें, यह भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक मिशन मोड परियोजना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। ये DIP जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है उसके तहत एक मिशन मोड परियोजना है। दूसरा ऑप्शन है, इसका उद्देश्य राज्य विधानमंडलों के सभी कार्यों को पूर्ण रूप से डिजिटल करके उन्हें डिजिटल सदन में परिवर्तित भी करना है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। और यह नवीनतम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इसमें जो विधायी वाद विवाद होंगे, सदस्यों के अधिक प्रभावी भागीदारी को भी इसमें सशक्त बनाया जाता है इसके माध्यम से। दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 56, हाल ही में सुर्खियों में रहे एडवांस्ड लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला ऑप्शन है, इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में, इसमें सही ऑप्शन ही देखना है, सही ऑप्शन है, इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में उपयोग किए जाने वाले शीतलन जल से रेडियो न्यूक्लाइड को हटाने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन ठीक है, इसका उपयोग इसलिए किया जाता है जो रेडियो न्यूक्लाइड होते हैं जल से उनको हटाया जाता है। यह ट्रीटियम को हटाने की एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसे सीजियम 137 से अधिक खतरनाक माना जाता है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो सीजियम 137 या स्ट्रासियम 90 होता है उसकी तुलना में कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है और ये रेडियोधर्मी भी होता है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। पहला ऑप्शन ठीक है। ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 है, जल में कृषि में जल संकट पर रोम घोषणा पत्र को किसके द्वारा अपनाया गया था? ये अपनाया गया था खाद्य एवं FAO के द्वारा। यहाँ पर FAO खाद्य एवं कृषि संगठन और
कृषि में जल संकट पर वैश्विक रूपरेखा, इन दोनों के द्वारा इसको अपनाया गया था। ए भी ठीक है, इसमें बी भी ठीक है, तो डी में आ रहा है दोनों ए और बी, तो बी आंसर इसका, बी भी ठीक है और ए भी, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 58 है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर भी। पॉलिटी का जो पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने और यहाँ पर सही ऑप्शन चूज करना है। इसमें पहला ऑप्शन है, मूलतः भारत के संविधान ने भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया हुआ है। किसमें? संविधान ने, जो मूल संविधान है उसमें बताया हुआ है, यहाँ पर उसके बारे में बोला हुआ है। तो पहला ऑप्शन ये सही है, क्योंकि जो मूल संविधान था उसमें विशेष अधिकारी के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था। संविधान में राज्य पुनर्गठन आयोग था, उसमें सिफारिश की गई थी इसके लिए। तो इसमें बोला भी जा सकता है, यहाँ पर मूल संविधान की जगह यहाँ पर बोला जा सकता है राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार। क्या विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान किया गया था? तो ये सही होगा ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है नहीं। दूसरा ऑप्शन है इसमें, अब पहला ऑप्शन तो इसमें सही है, पहला ऑप्शन देखें तो दूसरा ऑप्शन इसमें ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है, संविधान भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति के लिए कोई अर्हता निर्दिष्ट नहीं करता है। इसमें कोई अर्हता भी निर्दिष्ट नहीं की गई है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है, दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, पहला और दूसरा। अब ये भी इसमें गलत हो गया, या तो बी होगा या फिर डी होगा। तीसरा ऑप्शन है, उसे उन विषयों पर संसद को ऐसे अंतरालों पर प्रतिवेदन देना होगा जैसा कि संसद निर्दिष्ट करे। जो संविधान भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की जो अर्हता, कार्यकाल, वेतन और भत्ते, सेवा शर्तें हटाने की कोई प्रक्रिया का उसमें उपबंध नहीं है। और जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति उन विषयों पर अंतराल के लिए प्रतिवेदन देगा जो भी राष्ट्रपति समझे, ना कि यहाँ पर संसद। इसमें यहाँ पर संसद की बात की गई है, तो संसद की जगह अगर राष्ट्रपति होता तो ये ऑप्शन करेक्ट होता। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, तीसरा ऑप्शन डी में आ रहा है, तो डी आंसर इसका नहीं होगा, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर 59, जलवायु शरणार्थियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर इसमें विचार करना है और सही ऑप्शन भी इसमें चूज करने हैं। सही ऑप्शन देखने हैं जलवायु शरणार्थियों के संदर्भ में। कानूनी रूप से बाध्यकारी ऐसे कोई समझौते नहीं हैं जो देशों को जलवायु प्रवासियों का समर्थन करने के लिए बाध्य करते हैं। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, पहला ऑप्शन ठीक है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन वह जलवायु शरणार्थियों को मान्यता नहीं देता। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन गलत है, भारत की कोई शरणार्थी नीति नहीं है और ना ही भारत ने 1951 के जो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन था और 1967 का प्रोटोकॉल था उसका पक्षकार है। तो इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन गलत है, भारत की ऐसी कोई शरणार्थी नीति नहीं है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 60, वाणिज्यिक पत्र कमर्शियल पेपर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है वो बताना है। इसमें यह एक असुरक्षित और अल्पकालिक ऋण साधन है, पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा है, इसे संपार्श्विक कोलेट्रल द्वारा समर्थित आवश्यक है, दूसरा ऑप्शन ही इसमें यहाँ पर गलत है, बी आंसर इसका सही नहीं है। जो यहाँ पर कोलेट्रल होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती है, जो इसमें बस उसको ही आवश्यकता होगी जो कंपनियाँ अपने वाणिज्यिक पत्र को उचित दर पर बेचने में सक्षम होती हैं, सभी को नहीं होती है। तो यहाँ पर बी आंसर इसका सही नहीं है। इसमें गलत पूछा हुआ है, तो गलत जो आंसर होगा इसका बी है, गलत पूछा हुआ है। नेक्स्ट है 61, अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशकों QFI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। सही ऑप्शन, एक अर्हता प्राप्त निवेशक वित्तीय कार्यवाही जो FATF के सदस्य देश का निवासी होता है। भारत भी FATF का सदस्य है, पहला ऑप्शन इसमें सही है। भारत का कोई निवासी या सेबी के साथ विदेशी संस्थागत निवेशक के रूप में पंजीकृत कोई निवेशक अर्हता प्राप्त निवेशक नहीं बन सकता, दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। जो भारत का कोई निवासी या सेबी के साथ विदेशी संस्थागत निवेशक के रूप में कोई पंजीकृत निवेशक है और उसको अर्हता प्राप्त वो निवेशक नहीं बन सकता है, तो दोनों ऑप्शन इसमें सही है, सी आंसर इसका सही है। यहाँ पर जो FATF है, वित्तीय कार्यवाही कार्यदल है FATF के सदस्य,
अब यहाँ पर खाड़ी सहयोग परिषद, यूरोपीय आयोग, जो FATF के सदस्य हैं, उसके देशों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन के बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर वाले देशों के निवासी होंगे। ये है इसका। और यहाँ पर जैसे FII है, विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं, जो FII है, और एक होता है FPI। जो FPI होता है वो FII के उसके अंतर्गत ही आते हैं किसी भी देश में, और उसको नुकसान भी कम होता है FII की तुलना में। तो यहाँ पर विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक के रूप में उसको पंजीकृत होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार करना है और इसमें देखना है आदर्श परिस्थितियां कौन सी हैं। पहला है प्रबल कोरियोलिस बल की उपस्थिति। जो कोरियोलिस बल है उसकी उपस्थिति। पहला तो यहाँ पर ठीक है, जो कोरियोलिस बल होगा प्रबल होना चाहिए। यहाँ पर जो कोरियोलिस बल होता है, जैसे कि हवा चल रही है, इधर को हवा चल रही है, वेस्ट टू ईस्ट चल रही है, तो उसकी दिशा में क्या करता है, परिवर्तन करता है। यही कोरियोलिस बल का सहयोग होता है। तीव्र ऊर्ध्वाधर पवनों की उपस्थिति। यहाँ पर जो तीव्र ऊर्ध्वाधर पवनें होती हैं ये सही नहीं है। जो तीव्र ऊर्ध्वाधर पवनें होंगे वो चक्रवात के निर्माण प्रणाली और संरचना को बाधित करती है। यहाँ पर परिस्थितियों का देखना है और कौन सी परिस्थितियाँ जो भी यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए, किसके यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं, जैसे स्थल पर आते हैं, ये टकराते हैं स्थल से, वहीं पर ही इनकी उत्पत्ति, मतलब वहाँ पर आने पर खत्म हो जाते हैं। ये इनकी जो उत्पत्ति होती है, जहाँ पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से जल का तापमान ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पर इनकी उत्पत्ति होती है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की। यहाँ पर जो तीव्र ऊर्ध्वाधर पवनें होंगी ये क्या कर देती हैं, उसको, उसके निर्माण और संरचना को बाधित करेंगी, तीव्र पवनें। और यहाँ पर तीसरा, उष्ण और आर्द्रता युक्त पवनों की निरंतर आपूर्ति होती है। जो उष्ण और आर्द्रता होगी उसकी युक्त पवनों की निरंतर आपूर्ति होती रहती है, सप्लाई होती रहती है। तो पहला भी ठीक है और तीसरा ठीक है, तो 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट है, बी आंसर है इसका सही। नेक्स्ट है 63 में है राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी के संदर्भ में देखना है। कर्मयोगी, जो मिशन कर्मयोगी है इसके बारे में यहाँ पर देखना है। पहला ऑप्शन है, इसमें सही ऑप्शन ही चूज करने हैं, सही ऑप्शन देखने। यह सिविल सेवा सुधारों के लिए नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो मिशन कर्मयोगी है, ये सेवा सुधार जो होते हैं, सिविल सेवा सुधार होते हैं, नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण को ये अपनाता है। पहला ऑप्शन तो इसमें करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के तहत कार्यरत संविदा कर्मचारियों को छोड़कर सभी सिविल सेवकों को कवर किया गया है। इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन गलत नहीं है, सभी को नहीं किया गया है। यह जो कार्यक्रम है यहाँ पर मिशन कर्मयोगी है, ये इसके जो अंतर्गत आएंगे जैसे कि विभिन्न मंत्रालय हो गए, विभाग हो गए और संगठन, और जो एजेंसियां होती है उसके सभी जो सिविल सेवक हैं उनको ये कवर करता है। ये है इसमें, तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। तीसरा ऑप्शन है इस मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में एक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई PMU की स्थापना भी की गई है। तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। जो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन विभाग है उसके अंतर्गत किया गया है, ना कि PMO के अंतर्गत। तीसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है, तो पहला ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन इसमें सही है, तो ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है। पहला कथन है इसमें शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, ये तो ठीक है यहाँ तक ऑप्शन, तथा सूर्य और चंद्रमा के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाला तीसरा सबसे चमकीला पिंड है। ठीक है, ये जो सूर्य और चंद्रमा के बाद में पृथ्वी से दिखाई देने वाला तीसरा सबसे चमकीला पिंड भी है ये, तो पहला जो कथन है वो करेक्ट है। दूसरा कथन है शुक्र के वातावरण में मौजूद बादलों में सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें होती हैं। यहाँ पर जो शुक्र का वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर जो बादल है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल की जो H2SO4, अब H2SO4 डाइल्यूट भी होता है और इसमें यहाँ पर कंसनट्रेट भी होता है, इसकी बूंदें वहाँ पर होती हैं। इसमें दोनों कथन सही भी हैं और इसकी यहाँ पर व्याख्या भी कर रही है। यहाँ पर चमकीला और इसके बारे में बताइए कि उसका वातावरण कैसा है, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 65 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पर देखना है सही ऑप्शन कौन से हैं। सही ऑप्शन इसमें बताना है। पहला है जो बोस और आइंस्टाइन के शोध कार्यों ने गॉड पार्टिकल की खोज की नींव
रखी थी। ये पहला ऑप्शन इसमें ठीक है, जो बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा गॉड पार्टिकल की खोज की नींव रखी थी। पहला ऑप्शन ठीक है। सत्येंद्र नाथ बोस को 2013 में मरणोपरांत हिग्स बोसान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा ऑप्शन इसमें सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कभी पीएचडी नहीं की थी जो सत्येंद्र नाथ बोस हैं, और ना ही इनको नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था। तो इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन गलत होने के बाद केवल एक ही ऑप्शन बचता है, यहाँ पर पहला ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 66, निम्नलिखित राज्यों के नाम परिवर्तन की घटनाओं के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसका नाम कब बदला गया था, कौन से ईयर में। तो यहाँ पर देखें, इसमें उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल, यहाँ पर सॉरी, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब पड़ा था। ये पड़ा था यहाँ पर 2006 में, ये 2006 में पड़ा था। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था। ये किया गया था, उत्तर प्रदेश का नाम पहले संयुक्त प्रांत था, उसके बाद यहाँ पर इसका उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। तो उत्तर प्रदेश जो नाम पड़ा था 1950 में पड़ा था, ये 1950 में। मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया था। मैसूर का नाम कर्नाटक बदलकर रखा गया, ये 1973 में, 1973 में। और मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया था, ये था 1969 में। पहले मद्रास था इससे पहले, और फिर उसके बाद में तमिलनाडु 1969। तो सबसे पहले इसमें देखें तो 1950 तीसरे में आ रहा है, तो तीसरा ही होगा, सबसे पहले तीसरा होगा। उसके बाद पहला होगा क्योंकि 1963 है, फिर उसके बाद 1973 दो होगा, और फिर उसके बाद चौथा होगा। 4 ऑप्शन इसमें 3, 1, 2, 4। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड रखा गया था 2006 में, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। और यहाँ पर इसमें ना 3 और 1, इसमें ये दोनों बस बीच का सेम नहीं था, बाकी था सेम इसमें, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। इस तरीके के आए भी हैं क्वेश्चंस पहले। नेक्स्ट है 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें यहाँ पर देखना है कितने सही युग्म हैं। पहला ऑप्शन है इसमें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के तहत किसी अर्थव्यवस्था की सीमा पार या आर्थिक गतिविधियों को आकलित किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन सही है, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद के तहत जो किसी अर्थव्यवस्था होती है, जो भी किसी देश की अर्थव्यवस्था है, उसमें जो सीमा के पार आर्थिक गतिविधियां होती हैं उसको आकलित किया जाता है, उसमें आकलन इसमें किया जाएगा। जैसे कि अर्थव्यवस्था की सीमा पर आर्थिक गतिविधियां इसमें शामिल किया जाएगा, जो भी हम क्या निकालेंगे, जीएनपी को निकाला जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और किसी देश के जो सकल घरेलू उत्पाद होती है उसमें विदेशों से जो प्राप्त आय होगी उसको शामिल करके किया जाता है, जो जीएनपी होगी। क्योंकि जीडीपी होती है उसको तो माइनस कर देंगे, अब जीडीपी में क्या हो जाएगी, वो प्लस हो जाती है। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए बाजार विनिमय दरों का उपयोग किया जाता है। इसमें दूसरा ऑप्शन सही नहीं है, ये विश्व बैंक के क्षेत्रीय घरेलू उत्पाद की गणना के अनुसार है, ना कि ये आईएमएफ के अनुसार। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। भारत में परिसंपत्तियों के मूल्य ह्रास की दर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा तय की जाती है। इसमें तीसरा ऑप्शन भी गलत है। ये सांख्यिकी जो यहाँ पर मूल्य ह्रास की दर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा नहीं की जाती है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। चौथा ऑप्शन है इसका सकल मूल्य वर्धन के देखना है, और ये जो की जाती है ना यहाँ पर, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा नहीं, जो वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उसके अनुसार की जाती है। जहाँ भी इस तरीके से आ जाए और योजना में आ जाए कौन से मंत्रालय के किसके अंतर्गत है, वहीं से अगर वो पता चल जाता है तो क्वेश्चन हो जाता है। चौथा ऑप्शन है सकल मूल्य वर्धित, जो जीवीए होता है, ग्रोस वैल्यू एडिड। इसमें इसके विपरीत जीडीपी में अर्थव्यवस्था के सभी व्यय शामिल होते हैं। चौथा ऑप्शन इसमें सही है। जो सकल मूल्य वर्धन है, इसमें इनपुट लागत में कटौती के बाद जो अर्थव्यवस्था में
अब जीडीपी होगी, जीडीपी में जो भी सभी व्यय होंगे, खर्च होते हैं, जैसे कि मशीन खराब हो गई, उत्पादन किया जा रहा है देश में, अब उत्पादन किया जा रहा है, अब जो मशीन थी कार्य करते टाइम खराब हो गई तो उसमें खर्च भी होगा, तो उसको क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाएगा, लेकिन शामिल तो होता है यहाँ पर, इसमें इसके विपरीत देख रहे हैं, तो ये ऑप्शन ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन सही है और चौथा ऑप्शन ठीक है, दो ऑप्शन इसमें ठीक है, तो बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 68, निम्नलिखित दुर्लभ मृदा तत्वों पर विचार करना है। उपरोक्त दुर्लभ मृदा तत्वों में कितनों का उपयोग कैंसर का पता लगाने और उपचार के लिए किया जाता है? इसमें ये देखना है, इसमें पहला ऑप्शन है इसमें ट्रीटियम, इसमें सॉरी इट्रीटियम, इट्रियम और नियोडियम, सीरियम, गैडोलियम और सैमेरियम, इसमें सारे तत्वों का ही किया जाता है, सभी पांचों का है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो डी करेक्ट है, डी आंसर है इसका। और इसके सिंबल भी पता होने चाहिए, जैसे कि SC हो गया, वाई हो गया। नेक्स्ट 69, भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें सही ऑप्शन भी पूछा हुआ है, यहाँ से तो क्वेश्चंस आते ही हैं इसमें। इसमें पहला है, दोनों न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत करने की अनुमति नहीं है। पहला ऑप्शन इसमें सही नहीं है। जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें आर्टिकल 124 के अंतर्गत बताया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है ये, और उच्च न्यायालय का 214 में बताया हुआ है आर्टिकल 214 में, और जो आर्टिकल 124(7) है उसमें उच्चतम न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे भारत के किसी भी न्यायालय और प्राधिकरण के समक्ष कार्य नहीं कर सकते। लेकिन जो उच्च न्यायालय है, यहाँ पर उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे उसमें आर्टिकल 220 में बताया हुआ है, 220 में बताया हुआ है कि जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं वो भी वकालत नहीं कर सकते हैं, जहां उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की थी वहां पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन और कर सकते हैं वे उच्चतम न्यायालय या अन्य उच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। लेकिन इस ऑप्शन में दोनों के लिए बोल दिया है कि नहीं कर सकते हैं, जबकि आर्टिकल 220 में साफ साफ लिखा हुआ है उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे कि जिस न्यायालय में उन्होंने वकालत की है तो वहां पर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन और न्यायालय में कर सकते हैं, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है, संविधान में दोनों न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में प्रतिष्ठित विधिवेता की नियुक्ति के मानदंड का उल्लेख भी किया गया है, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। यहाँ पर जो प्रतिष्ठित विधिवेता है उसके मानदंड उल्लेख मौजूद है ही नहीं है, अनुच्छेद 124 में बताया हुआ है, तो दोनों ऑप्शन इसमें गलत है। दोनों ऑप्शन गलत होने के बाद इसका आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, उन्होंने जाति विहीन, अब यहाँ पर इसमें बताया हुआ है और इसमें देखना है किसका वर्णन किया गया है। उन्होंने जाति विहीन समाज की स्थापना के अपने आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए 1865 में समरस युद्ध सन्मार्ग संघ की स्थापना की। उन्होंने लोगों को प्रेम और करुणा का उपदेश दिया। उन्होंने तिरुअरुत्तमा की रचना की। उनकी अन्य साहित्यिक कृतियां में मनु मुरारी, कांडा वासगम और जीवा करुणम शामिल है। उनकी भाषा इतनी सरल थी कि अशिक्षित लोग भी उनके उपदेश को समझ पाते थे। इसमें किस समाज सुधारक का वर्णन किया गया है? ये किया गया है रामलिंग स्वामीकल का। इन्होंने इनके बारे में ऐसा ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन से उच्च शक्तिशाली मुद्रा के घटक हैं? जो उच्च शक्तिशाली मुद्रा है उसके यहाँ पर घटक देखने हैं। जनता के पास प्रचलन में मुद्रा, जनता के पास प्रचलन में कौन सी मुद्रा है? ठीक है, पहला ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन है वाणिज्यिक बैंकों में तिजोरी में रखी नकदी। जो भी वाणिज्यिक बैंक है वही होगी जो सबसे ज्यादा मुद्रा प्रचलन में वही होगी जिसका यहाँ पर उच्च शक्तिशाली मुद्रा होगी, वही होगी। भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी गई जमा राशि, ये भी ठीक है, जैसे कि डॉलर हो सकता है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी गई जमा राशि। उच्च शक्तिशाली मुद्रा वही होगी जो ज़्यादा प्रचलन में होगी, वाणिज्यिक बैंकों की तिजोरी में रखी होगी, रिजर्व बैंक के पास जमा राशि होगी। और यहाँ पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पास जो भी जमा राशि है।
तो इसमें चारों ऑप्शन ठीक है, डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 72, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है। इसमें किसका उपयोग नहीं किया जा सकता? यहाँ पर बाह्य वाणिज्यिक उधारों ईसीबी से प्राप्त निधि का उपयोग उपयुक्त दिए गए क्षेत्रों में से कितने में नहीं किया जा सकता है, ये बताना है इसमें। जैसे कि पहला ऑप्शन है इक्विटी निवेश। अब यहाँ पर किस किस में नहीं किया जा सकता है? इक्विटी निवेश में नहीं किया जा सकता है। इक्विटी जो बराबर बराबर के शेयर्स होते हैं उसमें, तो पहला ऑप्शन इसमें सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर पूंजी बाजार में निवेश, इसमें भी नहीं किया जा सकता है। जो पूंजी बाजार होता है, कैपिटल मार्केट है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता है। जो बाह्य वाणिज्यिक उधार है ईसीबी, रियल एस्टेट जो अचल संपत्ति गतिविधियां हैं, इसमें तो किया जा सकता है। तीसरे ऑप्शन में इसमें दो में नहीं किया जा सकता, पहला और दूसरा, तो दो ही इसमें करेक्ट है। बी आंसर इसका सही है, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय विधि आयोग, इसमें हाँ, भारतीय विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। जो भारतीय विधि आयोग है इसके बारे में देखना है हमें, और इसमें देखना है कौन से ऑप्शन इसमें गलत हैं। गलत ऑप्शन इसमें चूज करना है। जो पहला ऑप्शन है ना, इसमें ना तो ये सांविधिक है और ना ही संवैधानिक है। ये संवैधानिक भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है और स्टैचुरी भी बॉडी नहीं है ये, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत हो गया। अब पहला ऑप्शन जिसमें होगा वो होगा ही ऑप्शन, तो बी तो इसमें हो नहीं सकता। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ऐसा भी नहीं है। जो इसके अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ये गलत है। यहाँ पर जो अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं, बल्कि जो भारत सरकार या केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है, विधि आयोग के अध्यक्ष की। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी गलत है। और जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं ना, हाँ, एक स्टेटमेंट बन के आ सकता है, जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं क्या उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है? नहीं, जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा की जाएगी, ना कि राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है इसकी अनुशंसाएं केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी हैं। जो इसकी अनुशंसाएं है ना वो बाध्यकारी नहीं होती हैं, सलाहकार के रूप में कार्य होंगे, ना कि बाध्यकारी होंगे। केंद्र सरकार अगर माने तो मान भी सकती है और नहीं माने तो नहीं भी माने, तो उसके केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें यहाँ पर तीनों ऑप्शन ही गलत हैं, तो इसमें तीनों ऑप्शन डी में आ रहा है, डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 74 में है कथन 1 और कथन 2 इसमें दे दिया हुआ है, और इसमें देखना है ध्रुवीय जेट प्रवाह धरातल से 6 से 9 किलोमीटर ऊंचाई पर प्रवाहित होता है, और उपोष्ण कटिबंधीय जेट प्रवाह धरातल से, जो उपोष्ण कटिबंधीय, एक तो यहाँ पर ध्रुवीय प्रवाह जेट स्ट्रीम के बारे में बोला हुआ है और यहाँ पर उपोष्ण के बारे में बोला हुआ है। अब जो जेट प्रवाह होता है ये तीव्र पवन होती हैं, जो तेज हवाएं होती हैं वो होती हैं, और ये एक संकरी पट्टी में चलती हैं। एक नैरो मतलब कि जो संकीर्ण होता है, एक छोटा होता है इस तरीके से, उसमें चलेंगे। और क्षोभ सीमा के ठीक नीचे वाली जो ठीक नीचे ऊपरी क्षोभ मंडल में पाई जाती है, और ये पवनें कोरियालिस प्रभाव के कारण पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़ जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर भी मुड़ेंगे, किसके थ्रू? ये कोरियोलिस बल के कारण। अब यहाँ पर इसमें पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, जो ध्रुवीय जेट है, यहाँ पर जो ध्रुवीय जेट है इसके बारे में, तो ये पहला ऑप्शन तो इसमें ठीक है। जो ध्रुवीय जेट प्रवाह है ना ये 6 से किलोमीटर होती है, जबकि यहाँ पर उपोष्ण जेट प्रवाह होती है ये 10 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रवाहित होती है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा ऑप्शन है जो वायु राशियाँ होती हैं, वायु राशियाँ मतलब कि जो वायु होती है वो एक जगह पर बहुत ज़्यादा हो तो उसी को ही वायु राशियाँ बोल दिया जाता है। वायु राशियों के बीच अधिक तापमान अंतर से जेट प्रवाह की गति बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई भी बढ़ जाती है। ये ऑप्शन इसमें गलत है, दूसरा ऑप्शन इसमें सही नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो पहला सही है और दूसरा गलत है, तो सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 75, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला पद जो सरना, ओरण और देवराय ये किससे संबंधित है? ये है भारत के पवित्र उपवन से। जो भारत के पवित्र उपवन है ये इससे संबंधित है। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने अभी बताया था कि केंद्र सरकार देश भर में जो पवित्र उपवन के प्रशासन और प्रबंधन के लिए एक व्यापक नीति बनाए, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को बोला भी था। अब यहाँ पर हिमाचल के जैसे देववन हो गए, उत्तराखंड के बुग्याल हो गए, और उत्तर पश्चिम में जो थार के ओरण हो गए, और मेघालय के
माव फ्लांग हो गए, और जो दक्षिण है, दक्षिण में केरल के सर्प काबू और तमिलनाडु के कोविल काबू हो गए, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो सरना, ओरण और देवराय ये पवित्र उपवन से संबंधित है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है।